नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की क्लास में एक नई इकाई की बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्वराज्य की नींव। स्वराज्य यानी कि खुद का अपना राज्य, अपने देश के बारे में हमें अपने देश के लिए नींव बनने की जरूरत है। नींव यानी कि आधारशिला। देखिए, जब भी कोई इमारत बनती है तब उसके नीचे एक नींव का पत्थर रखा जाता है, आधारशिला रूप एक ऐसा पत्थर रखा जाता है जिसके आधार पर पूरी इमारत टिकी हुई होती है, वो नींव कहलाती है। यानी कि जिस इमारत की नींव जितनी पक्की होगी उतनी ही इमारत मजबूत और टिकाऊ होगी या रहेगी, सालों तक बरकरार रहेगी। इसी प्रकार अगर हमें अपने स्वराज्य की प्राप्ति करनी है, स्वराज्य को प्राप्त करना है, हमें उसे आजादी दिलानी है, तो हमें कुछ नींव स्वरूप, निमित्त रूप ऐसा काम करना होगा और उस काम को याद करते हुए लोग अपने स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्वराज्य की नींव के बारे में है। यहाँ एक सुंदर सा एक विधान लिखा गया है जो खलील जिब्रान जी द्वारा है कि किसी भी नींव का सबसे मजबूत पत्थर सबसे निचला ही होता है। कोई भी नींव, कोई भी इमारत, कोई भी ऐसी घटना हो, उसमें कोई ना कोई एक ऐसी बात जो वो नींव का काम करती है। जो हमें आज आजादी मिली है, उस आजादी को प्राप्त करने के लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। यानी कि उन्होंने अपने स्वराज्य प्राप्ति के लिए नींव का पत्थर बनना स्वीकार किया है, अंग्रेजों की गुलामी करना नहीं। तो ये नींव की बात है। और ऐसा ही एक प्रसंग 1857 में हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन के आधार पर एक छोटी सी यहां पर हम एकांकी पढ़ने वाले हैं और जिनके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। तो सबसे पहले हम विष्णु प्रभाकर जी के बारे में कुछ बातें, उनके अन्य कृतियों के बारे में जान लें। तो विष्णु प्रभाकर जी हिंदी साहित्य के जाने माने एकांकीकार है, साहित्यकार है, जो अपने साहित्य के माध्यम से हमें देशभक्ति क्या है, देश में ऐसे अनगिनत व्यक्ति हो गए हैं, ऐसे अनगिनत शूरवीर हो गए हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, उनकी बात हम तक पहुंचाई है ताकि हमें भी ऐसे लोगों के प्रति मान सम्मान जागे और उन्होंने जिस तरीके से देश के लिए कुछ काम किया है वैसे ही हमें काम करने की प्रेरणा मिले, वैसे ही हमें काम करने की प्रेरणा मिले। तो उनकी कृतियों के बारे में देख लीजिए। यहाँ उनकी ढेर सारी कृतियां हैं जिसमें आवारा मसीहा उनकी प्रसिद्ध कृति है, कौन जीता कौन हारा, धरती अब भी घूम रही है, दो मित्र और मेरे संस्मरण, स्वप्नमयी, संकल्प, स्वप्न, संस्कार आदि उनके कहानी संग्रहों की पुस्तकें हैं। उनको पद्म भूषण पारितोषिक मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है। तो इतने महान लेखक की एक छोटी सी रचना जिसका नाम है स्वराज्य की नींव, आज हम उस नींव को जानने वाले हैं, परखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके विषय प्रवेश की, तो शासक का यह दायित्व होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए। जो भी देश का शासक है वो सबसे पहले यह बात दायित्व यानी कि जिम्मेदारी होती है उसकी कि वो अपने राज्य के हर एक लोगों का ध्यान रखे और अगर विपत्ति आए तो उसमें धैर्य और स्फूर्ति से काम करने की बात आती है। धीरजता से, वीरता से और स्फूर्ति से उसको काम करना चाहिए और कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए, चाहे वह राजा हो या रंग। हमने आगे एक इकाई में देख लिया था न्याय मंत्री में, कानून सबके लिए बराबर है। तो शासक भी जब दूसरे लोगों के ऊपर शासन करता है, यानी कि शासक एक पालक पिता के तौर पर शासक करता है, न कि राजा के तौर पर, न कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए। उसके लिए भी नियम कानून समान ही है जैसे आम लोगों पर होते हैं, वो हमने आगे देख लिया है। तो
समान नियम और कानून को समानता से देखते हुए, लोगों को समान नजरों से देखते हुए उनको अपना शासन कार्य है करना चाहिए। और जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखता है, निसंदेह वह आदर्श शासक कहलाता है। यानी कि जिस शासक में क्षमा करने की भावना है, वही शासक निसंदेह, किसी भी शंका नहीं है, उसमें कोई भी शंका नहीं है कि वह एक अच्छा शासक बन सकता है। तो ऐसे ही आज एक शासक की हमें बात करनी है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई की जब हम बात करते हैं तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है और इस यह पंक्ति लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रकट करती है। कितनी वीर थी उस समय। देखिए, एक स्त्री होने के बावजूद पूरे राज्य की देखभाल करना, पूरे राज्य की रक्षा करना और अंग्रेजों के सामने न झुकना, स्त्री होकर भी इतना महान काम स्त्रियों के लिए उनका एक आदर्श स्वरूप माना गया है। तो यहाँ कहा गया कि स्त्री है वह अबला नहीं सबला भी बन सकती है। जरूरत होने पर स्त्री है वह अबला नहीं सबला बनकर भी देश की रक्षा कर सकती है। यानी कि स्त्री को अब हम कमजोर, डरपोक, डरी हुई या पारिवारिक या संस्कारों के जंजीरों में जकड़ी हुई रख सकते नहीं है। अब वह स्वतंत्र है, मुक्त है और वो देश के हित में उतना ही योगदान दे सकती है जितना पुरुष प्रधान समाज या पुरुष दे सकते हैं। दोनों बराबर है। तो यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी। उन्होंने जो काम किया वो नींव के समान है, मील का पत्थर है। उनका नाम आज भी इतिहास में अमर है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना स्वराज्य अपने बलबूते पर ही हमें प्राप्त करना चाहिए। और उसके बाद अनगिनत ऐसी घटनाएं घटी होगी जिनका नाम स्मरण करते हुए, जिस घटना को याद रखते हुए हमने अंत में आजादी प्राप्त की थी। तो यहाँ उनके कर्तव्य परायण, उनका कर्तव्य क्या था अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, उस कर्तव्य की भावना को यहाँ प्रस्तुत करने की बात की गई है। तो आइए सबसे पहले हम पात्र परिचय देख लें। तो ये है रानी लक्ष्मीबाई, उनकी सेवक जूही और मुंदर, सेनापति तात्या तोपे, और उसके बाद राव साहब और एक सेना नायक। ये उनके प्रमुख पात्र हैं एकांकी के। अब ये प्रमुख पात्रों के मनोभाव, उनके विचार कैसे हैं। देखिए, पात्र सभी कैसे हैं, पुराने हैं, लेकिन उनके जो कुछ ऐसे विचार हैं जो आज भी हम समाज में देख सकते हैं। तो ऐसे कैसे विचार हैं, किन किन विचार, कैसे कैसे विचारों से उन्होंने अपने पात्र को एक सुदृढ़ मजबूत पात्र बनाया है, वो अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दृश्य क्या है। जब भी वह पर्दा खुलता है स्टेज के ऊपर, एकांकी है, एक अंक वाली छोटी सी एकांकी कहानी, जिसमें आसानी से स्टेज पर हम उसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित है। जैसे ही पर्दा खुलता है तुरंत युद्ध भूमि का दृश्य दिखाई दे रहा है। कैंप कहीं पास में लगा हुआ है, कैंप यानी कि छोटे छोटे तंबू जिसमें सैनिक, रानी लक्ष्मीबाई आदि अपने तंबू में रहते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है और दोनों लाल कुर्ती के सैनिक की वेशभूषा में है। दोनों ने सैनिक वेशभूषा धारण की हुई है और दोनों, देखिए महारानी है वो क्रोधित है, उत्तेजित है, कुछ करने के लिए उत्तेजित है, उत्साहित है। क्या करना है, क्या करना चाहती है, आइए अब हम देखते हैं। तो लक्ष्मीबाई कहते कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। देखो कालपी, ग्वालियर, झांसी कहाँ गए, ये उनके राज्यों के नाम हैं। झांसी, कालपी, ग्वालियर ये किलों के नाम हैं जो अंग्रेजों ने एक एक करके उनसे छीन लिए थे, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। देखिए यहाँ थोड़ी सी महारानी है, थोड़ी सी निराश हो जाती है कि इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी जो हमारी मंजिल है वो पास आती है, लेकिन जैसे हम पास आती है मृग जल की तरह है मंजिल। जैसे ही नजदीक जाएंगे तो
तो वो मंजिल दूर चली जाती है। जिस प्रकार हम मृगजल, गर्मी के दिनों में मृगजल की बात करते हैं, आभासी जल जो दिखता यहीं पर है, मानो यहीं पर है, लेकिन जब हम उनके पास जाएंगे तो वो जितना पास जाएंगे उतना ही मृगजल दूर चला जाएगा। तो यहाँ रानी है वह कहती है कि मानो मंजिल इतनी पास आते हुए भी वह दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूं, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। मानो अभी स्वराज्य प्राप्त हो ही चुका है ऐसा लगता है, लेकिन तभी हिमालय जैसी बड़ी समस्या सामने आ जाती है। अब समस्या का समाधान करना भी जरूरी है। तो क्या होता है, उसे पार करती हूं तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। जैसे ही हिमालय जैसी महान समस्या, बहुत बड़ी समस्या को पार करूंगी तो क्या होगा, दूसरी समस्या तैयारी है सामने और उसकी थपेड़े लगती रहती है। अगर उनसे जूझती हूं तो नाविक सो जाते हैं, उनसे भी लड़ती हूं तो मेरे साथ मेरे चलने वाले जो मेरे सैनिक है, जो हम सब एक साथ मिलकर प्रयत्न करते हैं, उसमें कुछ सैनिक मर जाते हैं, कुछ थक जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं। ये सारी चीजें होती जाती है। इसलिए थोड़ी सी महारानी यहाँ निराश होती हुई दिखाई दे रही है। देखो जो ही देखो, उस क्षितिज पर देखो, कैसी लप लपाती हुई लपटें उठ रही है। क्षितिज आभासी एक ऐसी रेखा जहां धरती और आसमान एक नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं। क्षितिज पर यानी कि सूर्यास्त का समय है और सूर्यास्त के समय आसमान लाल रंग का होता है और उसमें यहां महारानी कहती कि देखो क्षितिज पर देखो क्या हो रहा है, तो के लप लपाती हुई लपटें उठ रही हैं, लाल लपटें। जिस प्रकार आग में लपटें उठती उसी प्रकार आसमान में आज लपटें उठ रही, यानी कि कुछ भयानक होने वाला है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि वह रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। देखो जो ही पूरे आकाश में देखो घनघोर घटा छाई हुई है, मानो प्रलय आ ही रहा है, भयंकर तूफान आने वाला है। किसका? अंग्रेज रूपी तूफान, भयंकर युद्ध होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो राव साहब हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस रक्तमंडल की यानी कि इस भयंकर परिस्थिति में भी ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं, खान पान कर रहे हैं। ऐसे करना है क्या अपने राज्य की रक्षा? आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन महारानी फिर बोल उठती है, जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। महारानी जूही को कहती है आवेश में आकर, जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही झांसी को मैं बचा नहीं पाई, इसीलिए यहाँ थोड़ी सी निराश है। सहसा तीव्र होकर, नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूं, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। कितना आत्मविश्वास है, कितना साहस है। अंग्रेजों के सामने मैं अकेली हूं तो मैं अकेली डटकर उसका सामना करूंगी और अपनी झांसी वापस लाऊंगी। हार स्वीकार नहीं है, मर गई कोई बात नहीं, लेकिन हार स्वीकार नहीं है। तो ये स्वराज्य की यानी कि अपने राज्य के प्रति जो देश प्रेम की भावना है, वो यहाँ भावना हम रानी लक्ष्मीबाई में तीव्र भावना देख सकते हैं। अब आगे देखें तो जूही कहती है कि आप ऐसा क्यों मानती है कि आप अकेली है? नहीं, हम सब आपके साथ हैं। महारानी आप तो गीता का पाठ करती है, आप गीता का अध्ययन करती हैं, तो गीता में कहीं नहीं लिखा कि इंसान को निराश हो जाना चाहिए, तो फिर निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई कहती कि मैं निराश नहीं हूं जूही, मुझे निराशा नहीं है, लेकिन मैं झांसी लेकर रहूंगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानती ऐसा मैं क्यों कह रही हूं कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? तुम्हें तो पता है कि बाबा जो गंगादास हैं उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। क्या बात थी? जो जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य कब तक नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक हमारे राज्य में से या हमारे समाज में से छुआछूत, जाति पाति, अमीरी गरीबी का जब ये भेदभाव है, ये भेदभाव नहीं मिट जाता,
उसके बाद विलास प्रियता। देखिए, ऐसो आराम की जिंदगी छोड़कर हम मामूली सामान्य साधारण जीवन जीने नहीं लगते, तब तक हमें स्वराज्य मिल सकता नहीं है। जब तक इंसान ऐसो आराम में पलता रहेगा, तब तक उसे देश के प्रति भावना जागृत नहीं होगी। दो बातें कही, समाज में भेदभाव को दूर करना, दूसरी विलास प्रियता, सुखोपभोग, सुख संपत्ति का उपभोग कम करना। दोनों चीजें अगर मिट गई समाज से, राज्य से, तो ही हम स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा गंगादास बाबा ने कहा था। तो यानी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? समाज से छुआछूत, जाति पाति आदि भेदभाव कम होना, दूसरी चीज विलास प्रियता को छोड़कर साधारण जीवन जीना, यानी कि जनसेवक बनना। तो ये चीजें जब तक समाज में नहीं होगी, तब तक हमें स्वराज्य मिल सकता नहीं है। और वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। स्वराज्य तीन चीजों से मिल सकता है, सेवा करने से, प्रजा की सेवा, लोगों की सेवा, तपस्या। देखिए, धीरजता से काम करने की बात कहते हैं। जो धीर है वो एक अपने आप में तपस्वी है। सही समय पर सही वार करना, यही वीरों का लक्षण है। तो और दूसरी चीज कही बलिदान, समय आने पर अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ता है। किसके लिए? स्वराज्य के लिए। तो स्वराज्य के लिए ये तीनों चीजें चाहिए जो हम में है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो या जिसकी वजह से हमें आज इस दिन का सामना करना पड़ा है या पड़ रहा है। जूही कहते कि लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। बाबा गंगादास ने और भी कुछ कहा था। जूही उनको याद दिलाती है कि उन्होंने ये भी कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य प्राप्ति के लिए भूमि तैयार करना, एक माहौल तैयार करना, नींव का पत्थर बनना, मूल पत्थर जिसके ऊपर पूरी इमारत टिकी हुई है, सालों तक, हजारों सालों तक टिकी जाए। नींव का पत्थर बनना, जो जिस पत्थर पर वो पूरी इमारत यानी कि स्वतंत्रता की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो हमें उस नींव के पत्थर बनने की बात याद रखनी चाहिए। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। देव यानी कि भाग्य, किस्मत के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में क्या है? केवल परिश्रम करना और काम करना, परिश्रम, कठोर परिश्रम करना, और जो हमसे होता है वैसा सही तरीके से काम करना। यानी कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, बस हमें काम करने की बात, कर्म करने की बात है। यानी कि वो गीता का एक श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भगवान ने कहा था ना कि हे इंसान, तुम्हें बस अपना कर्म करना है, कर्तव्य क्या है, जिम्मेवारी क्या है, बस उसे निभा जा, फल की चिंता मत कर, वो तो मैं दे दूंगा अपने आप। बस केवल कर्म में विश्वास होना चाहिए। तो बस यहाँ हम हारेंगे या जीतेंगे वो बात की बात है, लेकिन उसके लिए हमें कर्म तो करना पड़ेगा पहले। तो कर्म कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, वो भाग्य के हाथ में छोड़ दीजिए। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? हम नींव का पत्थर बनेंगे और आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय हमें याद रखकर हमारे स्वराज्य प्राप्ति के संग्रह को याद रखते हुए हमें स्वतंत्रता दिलाएंगे। वह हमारा अधिकार है, वह हमारा अधिकार है। यानी कि हम नींव के पत्थर प्रथम प्रयत्न कर सकते हैं ऐसा, और इस प्रथम प्रयत्न के आधार पर हम कोई दूसरा, तीसरा, चौथा प्रयत्न करेंगे तो अंत में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। लक्ष्मीबाई कहते कि मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, शाबाश, तुम लोगों से मुझे यही आशा है, जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वहां निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? अब थोड़ी सी खुशी उनके चेहरे पर नजर आती है। कहती है जूही से कि वाह जूही, मेरी कर्नल, तू तो मेरी कर्नल है। कर्नल, कर्नल उपाधि है अंग्रेजों के सैनिकों की। तो तुम जैसी नारियां
हमारे स्वराज्य के लिए नींव बनने जा रही हैं, इसके लिए मुझे गौरव है और आने वाला समय तुम सबको याद अवश्य करेगा। लेकिन एक बात का दुख अवश्य में मुझे है, हमें होना चाहिए कि हमारे पास तात्या जैसे कुशल चतुर चालाक सेनापति हैं, ग्वालियर का किला भी है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सेनापति है, सैन्य है, तो सैन्य में अनुशासन नहीं है। सेनापति का प्रथम काम होता है सैन्य में, सैनिकों में अनुशासन का लाना। जिस सैन्य में या जिस व्यक्ति में भी अनुशासन नहीं होगा, वह व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है या हो जाता है। तो यहाँ यही बात करते कि हमारे पास सैन्य है, सेनापति भी है, कुशल सैन्य भी है, कुशल सेनापति भी है, लेकिन दोनों में अनुशासन की कमी है और अनुशासन नहीं होगा तो हमें जीत मिलेगी नहीं। अब ग्वालियर का किला भी है उनके पास, लेकिन फिर भी क्या होगा, रानी को इतना विश्वास है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जूही कहते कि जानती हूं महारानी, जानती हूं कि हम विलासिता में डूब गए हैं, विलासिता भोग विलास में सुखोपभोग में डूब गए हैं महारानी। इसीलिए तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है, ये सुन लेती है जूही की बात। अब देखिए जूही और मुंदर दोनों सहेली हैं। वैसे महारानी भी तीनों आपस में काफी अच्छी बनती है तीनों की, लेकिन जूही और मुंदर एक दूसरे की सहेलियां हैं, तो मित्र हैं, इसलिए एक दूसरे की टांग खींचना या टांग खिंचाई तो बनती है। तो यहाँ मुंदर कहते कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं, हम तो यही हैं युद्धभूमि में, और हम कहाँ विलासिता में डूब गए हैं। अरे विलासिता में डूब गए हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। तीन लोगों की बात यहाँ कही है, बांदा के नवाब और राव साहब और तीसरे हैं सेनापति। ये तीनों विलासिता में यानी कि ग्वालियर के किले में भोग विलास में डूब गए हैं, इसलिए रानी के साथ अभी नहीं है। अब यहां आपके लिए दो क्वेश्चन है कि जूही किससे बात कर रही हैं, अब आपको याद होना चाहिए, और उन्हें किस बात की चिंता सता रही है वो भी। ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी एफ में लिखने हैं, भूलिएगा मत। जूही सहसा अचानक कहती कि नहीं नहीं मुंदर, सेनापति नहीं, मुंदर सेनापति विलासिता में नहीं डूबे हैं। मुंदर मुस्कुराती है, हंसी ठिठोली सहेलियों में होती रहती है, कहती ओ समझी, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी ना। जूही दृढ़ स्वर में मक्कम है वहां, क्या कहती है, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है वही बता रही हूं, उसे छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानती है। यहां पर जूही तात्या का बचाव करती है। क्यों करती है? क्योंकि जूही और तात्या एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसीलिए यहां प्रेम वश के कारण, वैसे भी तात्या है वह अपने आप को, अपने तन मन को किसके हवाले कर दिया है? राव साहब के हवाले कर दिया। इसलिए जैसा राव साहब कहेंगे वैसा तात्या करता जाता है। इसीलिए कहते हैं वो अपनी आज्ञा का पालन करने वाला एक सेवक बनकर रह चुका है, इसलिए जूही उसका बचाव करती है, मुंदर करती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। जिस प्रकार तात्या है वो अपना स्वामी राव साहब को मानता है, उसी प्रकार जूही तुम अपना स्वामी, तुम अपना पति तात्या को मानती हो। बस जूही कहते कि हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ, स्वीकारती है कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं उनको अपना पति स्वीकार करती हूँ, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। देखिए अपने प्रेम के बलिदान को भी, यहाँ अपने प्रेम को त्याग करने की क्षमता भी जूही में है, इसलिए कहती है आज प्रेम से अधिक मैं अपनी स्वामी महारानी को मानूंगी, जो स्वराज्य के लिए लड़ने के लिए जा रही है, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपना स्वामी किसे मानती हूं? अपने देश को, अपने देश को अपना स्वामी मानूंगी। देखिए कितनी महानता है जूही में, जो अपने देश के लिए अपने प्रेम को भी छोड़ने के लिए तैयार है। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूं। सरदार तात्या की बात करते कि मैंने देश के लिए सरदार को ठुकरा सकती हूँ, तो ठुकरा भी दिया है, अब मेरा उनसे कोई नाता नहीं है। अब
क्या होगा है आगे? मुंदर तक पकाकर थोड़ी सी घबराई हुई, क्योंकि जूही को गुस्सा आ गया था ना, इसीलिए। तो अरे जूही तो नाराज हो गई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था जूही, मैं तो बस केवल इतना कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो उन्हें रोकती क्यों नहीं हो? तुम्हारा अधिकार है उस पर, तात्या के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, तो तुम्हें उसको अपने बातों से मनाना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो, समझाना चाहिए। तुम जो विलासिता में डूब चुके हो उसे छोड़कर युद्ध की तैयारी करो, वरना हम वापस हार जाएंगे। तो महारानी बीच में आती कहती है कि जूही ने उन्हें रोका था। मुंदर, मुझे पता है, मैं जानती हूं, जब राव साहब के कहने पर तात्या ने इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, तब इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। दुत्कारना यानी कि मना कर देना। राव साहब ने, देखिए जूही है, वह एक नर्तकी है, राज्य की नर्तकी, राज्य नर्तकी है। तो राव साहब भोग विलास में डूब चुके थे और राजाओं, तब तो कोई मनोरंजन का साधन नहीं था, तब राज्य भरे सभा में नाच गान नर्तकियों के द्वारा किया जाता था। तो यहाँ जूही राज्य नर्तकी है, तो वो राव साहब के कहने पर तात्या जूही को बुलाने के लिए आए थे, चलो राव साहब को नाच देखना है, मनोरंजन करना है। लेकिन तभी जूही ने दुत्कार दिया था, मना कर दिया था कि नहीं आऊंगी, मैं विलासिता के लिए नहीं नाचूंगी, नाचूंगी तो केवल स्वराज्य के लिए। यहाँ देखिए जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूं, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी की गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर मार सकती हूँ। जूही कहती है कि मैं नाच सकती हूँ, लेकिन किसके लिए? स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, अपने देश के लिए नाच सकती हूँ, लेकिन दूसरों के मनोरंजन के लिए नहीं नाचूंगी। अब मैं देश के लिए नाच रही हूं और आगे भी नाचती रहूंगी देश के लिए, लेकिन कहां? रणभूमि में, रंगमंच पर नहीं अब। और जो मुझे मजबूर करते हुए रंगमंच की ओर घसीटता लेकर जाएगा, मैं उसको भी परास्त कर दूंगी, उसे भी ठुकरा दूंगी, उसे भी छोड़ दूंगी, चाहे वह सरदार ही क्यों ना हो, उसे भी मैं ठोकर मार दूंगी। तो सरदार को भी उसने ठोकर मार दिया, यानी कि अपने प्रेम का भी बलिदान दे दिया। किसके लिए? स्वदेश के लिए। लक्ष्मी एक दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, थोड़ी सी निराश हो जाती कि जूही, तुमने जिस प्रकार सरदार को ठोकर मार दी, वैसी ठोकर हम नहीं मार सकते। किसको? सरदार को, राव साहब को, सैन्य को नहीं मार सकते। क्यों? यही तो दर्द है हमें, दर्द कचोट रहा है, दिल में चुभ रहा है, यही तो दर्द कि मैं उन लोगों को ठोकर नहीं मार सकती। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते, मदहोशी, नशा, अभिमान का नशा, जीत का नशा, अगर हम उनको ठोकर मारकर उनके नशे को चकनाचूर कर देंगे तो वो क्या होगा? दूर कर सकते। तो बात ही क्या थी जूही? अगर हमारे कुछ कहने से वो समझ जाते तो कुछ बात ही अलग होती, आज वे लोग विलासिता में डूबे होते नहीं। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूं। मुंदर कहती, और मैं भी तैयार हूं भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। जूही मुंदर दोनों तैयार है कि महारानी चलिए, हम तीनों मिलकर उन सबकी नींद हराम कर देंगे, चैन से सोने नहीं देंगे। लेकिन लक्ष्मीबाई हैं, समझदार हैं, शासक है ना, इसीलिए नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकरों से ही उनको उस नींद से जगा सकती है। हमारी ठोकर अब कोई काम की नहीं होगी। अब जब दुश्मन प्रहार करेगा, जब दुश्मन वार करेगा, तब उनकी वो नींद उड़ेगी, तब तक के लिए हम कुछ कर सकते नहीं है। जो ही दुश्मन की ठोकर, यहां आप क्या कर रहे हैं भाई? महारानी, दुश्मन हमला करेगा, ये आप क्या कर रहे हैं महारानी? लक्ष्मीबाई कहती हैं, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देगी। देखिए, जब कभी अपना करीबी दोस्त हमें कुछ ऐसा कहेगा जो हमें बुरा लगेगा, तो क्या होगा? दो दोस्तों के बीच में खाई पड़ जाएगी। अगर खाई होगी तो वहां और गहरी हो जाएगी, नहीं होगी तो दोनों में मनमुटाव हो जाएगा। देखिए, छोटी सी बात से दोस्तों में मनमुटाव, मतभेद होते रहते हैं। लक्ष्मीबाई यहां यही बात कर रही हैं कि हमारे और राव साहब में
मनमुटाव है, मतभेद है, अगर हम कुछ भी करेंगे तो वो गलत समझेंगे, और गलत समझेंगे तो क्या होगा, हम दोनों के रास्ते, दोनों का लक्ष्य एक है लेकिन रास्ते अलग हो जाएंगे। अगर रास्ते अलग हो जाएंगे तो ताकत भी हमारी बढ़ जाएगी और बाद में हमारा कुछ हो पाएगा नहीं। इसीलिए यहां कहती है, क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरा कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? रानी कहते कि क्या वो मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे? नहीं समझेंगे कि वो समय स्त्रियों का समय शायद नहीं था। स्त्रियों को राज करने की इजाजत नहीं होगी, शायद बंदी से होगी। तो यहां ढेर सारी शक्यताएं, संभावनाएं हैं। और रानी कहती है कि अगर मेरा कुछ भी कहना अगर उन्होंने गलत समझा तो हमारे बीच जो समझौता हुआ है वो समझौता टूट जाएगा और हमारे रास्ते अलग, सैन्य अलग, सब कुछ अलग हो जाएंगे तो बाद में कुछ बचेगा नहीं। मुंदर भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। सहसा तोपों का स्वर सुनाई देता है। मुंदर कहते कि सही बात है महारानी, आप सही कह रही है। क्या? तो कि शंकाएं अविश्वास उत्पन्न करती हैं। छोटी सी शंका अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी बिगाड़ सकती है। शंकाशील स्वभाव वाला इंसान कभी भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा संबंध निभा सकता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा छोटी छोटी बात पर शंकाएं करता रहता है। इसीलिए तब और शंकाएं होगी तो क्या होगा, निराशा होगी। निराशा होगी तो वह संबंध ज्यादा टिक पाएगा नहीं, और जब वह निराशा में डूब जाएगा तब वो और पायल की झंकार गूंज उठेगी और नर्तकों को लाएगा, नाच गान होगा, ब्रह्म भोज होगा, ब्राह्मणों के आशीर्वचनों का जोरों से तूफान आएगा जिसमें वो निराशा चली जाएगी और वहां विलासिता में डूब जाएंगे और इतने डूब जाएंगे कि दुश्मन दरवाजे पर आकर उसे मार भी डाल सकता है। ऐसा हम कर सकते नहीं, ऐसा खतरा हम मोड़ ले सकते नहीं। सहसा दूर तोपों का स्वर सुनाई दिया। अचानक लक्ष्मी कहती और लक्ष्मीबाई और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो खोज, उन्हें यहाँ आने के लिए कह। तुरंत लक्ष्मीबाई है वह समझ जाती है और कहती है कि जूही तू तात्या को खोज कर ला, जल्दी से, कहीं से भी खोज कर ला, तू जल्दी ला। जूही खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा पर तो मैं पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है। तभी रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करता है। रघुनाथ राव प्रवेश करता है और कहता है कि महारानी आपने सुना क्या, रघुनाथ जी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। देखिए तोपों की आवाज हुई, यानी कि दुश्मन आ चुका है। दुश्मन के आने के आसार नजर आ रहे थे रानी को, लेकिन दूसरे लोग क्या थे, विलासिता में डूब चुके थे। जैसा ही प्रमाण हो गया, साबित हो गया कि दुश्मन नजदीकी है, तुरंत जूही को सबसे पहले तात्या को खोजने के लिए कहा गया, क्योंकि सेनापति के बिना सैन्य कोई काम का नहीं है। तो जूही कहते कि अरे मैं कहीं से भी खींच कर लाऊंगी तात्या को। बाहर निकलने का प्रयत्न कर, तभी रघुनाथ राव आते, कहा कि मुरार में पेशवा की सेना हार गई। और गए मुरार में पेशवा की सेना जनरल रोज से हार गई है। देखिए अब रघुनाथ राव को विश्वास हो गया कि रानी शायद जो कह रही थी पहले कि हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन तब शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा। लेकिन अब सब कुछ सही जा रहा है। तब क्या होगा? क्या तात्या रानी का साथ देगा या नहीं देगा? क्या रानी किस प्रकार अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए जाती हैं, दूसरों को उत्साहित करती हैं, तो वो हम देखेंगे बाद में।